नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज का हम बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमारे उच्चतम न्यायालय वाला टॉपिक हो चुका है, यानी सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक हो चुका है। और आज हम बात करेंगे उच्च न्यायालय। तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और इनका क्षेत्राधिकार क्या है, ये किस स्थान पर अवस्थित हैं, इनके सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए अपने बात करते हैं। उच्च न्यायालय परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जब कोई भी स्टेट लेवल की वैकेंसी आती है तो उसमें उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। तो हमें उच्च न्यायालय के बारे में छोटी से छोटी बात का पता होना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट्स के बारे में, और उनके जो अलग अलग क्षेत्र अधिकार है उनके बारे में बात करते हैं। नहीं, उच्च न्यायालय सबसे पहले हम बात करें इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। ये इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और इसका अवस्थान कहाँ है? इलाहाबाद है। और लखनऊ में इसकी खंडपीठ है। मित्रों, खंडपीठ वो होती है जो इसकी सब ब्रांच होती है, वो साथ में खोली जाती है। तो जहाँ पे खंडपीठ होगी वो उसकी एक ब्रांच होगी, उसके बारे में चर्चा की जाती है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के अंदर हैदराबाद की है जी। एक बात का ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश की जो है हाई कोर्ट वो हैदराबाद में है। और तेलंगाना की अब खुद की एक अलग से बन गई है। तो वर्तमान में अगर हाई कोर्ट की बात करें तो भारत में 25 है, इससे पहले 24 थी। ये जनवरी के बाद में 25 हो चुकी हैं। ये आंकड़ा बिल्कुल करंट का है, तो थोड़ा सा ढंग से देख लेना जी। तो अगर आप पूछी जाए भारत में कितनी हाई कोर्ट हैं तो 25 हैं, आप उस चीज़ को देख लेना। अब हम बात करते हैं आगे बम्बई हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो क्षेत्राधिकार है कहाँ पे है? बम्बई, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, यानी इतने क्षेत्र में ये अवस्थित है। और अगर बात करें इसे, एक तो बम्बई में है और उसके बाद नागपुर, पणजी हवेली और गोवा, दमन और औरंगाबाद द्वीप की खंडपीठ है। इसकी अन्य खंडपीठें हैं जो यानी सब ब्रांचेज हैं इसकी, यानी बम्बई की, नागपुर है, उसके बाद में पणजी हवेली और गोवा में है। इसके बाद दमन और औरंगाबाद में भी इसकी खंडपीठ है, और द्वीप में भी इसकी खंडपीठ है। इसके बाद अगर हम बात करें कलकत्ता पश्चिमी बंगाल है, और इसके कलकत्ता शहर में, और पोर्ट ब्लेयर द्वीप, इसके अंदर भी इसकी खंडपीठ है, यानी ये चलायान हाई कोर्ट है। इसके बाद में अगर हम बात करें कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें तो पश्चिमी बंगाल के साथ साथ अंडमान जो हमारा द्वीप समूह है उसका क्षेत्र भी इसके अंदर आता है, यानी उस क्षेत्र के संबंधित जितने भी फैसले होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर। इसके बाद दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी खुद की अपनी हाई कोर्ट है जी, ठीक है जी, और इसका क्षेत्र भी दिल्ली है जी। इसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट में जी असम, नागालैंड और मिजोरम 3 राज्य आते हैं जी। और हम अगर बात करें, एक तो गुवाहाटी खुद में है, और उसके बाद में इसकी जो खंडपीठ है वो जी कोहिमा अरुणाचल प्रदेश, और आइजोल व ईटानगर में इसकी खंडपीठ है जी। तो इसका भी ध्यान रखना। इसके बाद है जी गुजरात का क्षेत्र गुजरात में ही है, और गुजरात हाईकोर्ट का क्षेत्र गुजरात में ही है। और इसकी राजधानी जो इसका कहाँ पर अवस्थित है वो अहमदाबाद में अवस्थित है, यानी बना कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में बनी हुई है जी। तो इस बात का ध्यान रखना मित्रों। ये जो मैं बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में ऐसा पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट कहाँ पर अवस्थित है? तो आपने सीधा बता देना है शिमला में है जी, इस तरीके से बता देना है। आपसे पूछा जाएगा जम्मू और कश्मीर की हाई कोर्ट कहाँ पर है? एक जम्मू और कश्मीर यानी श्रीनगर में भी है और जम्मू में भी है, यानी यहाँ पे इसकी जो ब्रांचेज है वो श्रीनगर और जम्मू में भी है। तो इस तरीके से आपको क्षेत्राधिकार का पता होना चाहिए और उसकी खंडपीठ का भी पता होना चाहिए। इसके बाद आपसे वह कर्नाटक हाई कोर्ट की किस जगह पर है? तो कर्नाटक हाई कोर्ट हमारा बेंगलोर में है, तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है जी। इसके बाद अगर बात करें केरल हाई कोर्ट कहाँ है जी? तो केरल का हाई कोर्ट है जी एर्नाकुलम में है जी। अब आपसे पूछा जाएगा केरल हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या है, यानी किस क्षेत्र तक जाकर, यानी किस इसका दायरा क्या आता है? तो वहाँ केरल और लक्षद्वीप का जो इसका हिस्सा है वो इससे केरल हाई कोर्ट में आता है, और इसका जो कहाँ पर अवस्थित है वो एर्नाकुलम में अवस्थित है जी। इस बात का ध्यान रखना जी।
इसके बाद आ जाता है जी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्षेत्र मध्य प्रदेश ही आएगा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मध्य प्रदेश। और ये कहाँ पर है? जबलपुर। और इसकी जो अलग से है जो खंडपीठ है जी, ये ग्वालियर है, दूसरी इंदौर में इसकी खंडपीठ है। इसके बाद अगर बात करें मद्रास, मद्रास का जो मद्रास हाईकोर्ट की जो अपना क्षेत्र अधिकार होगा तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, ये दोनों इसी के अंदर आते हैं। और इस कहाँ पर अवस्थित है? ये चेन्नई के अंदर अवस्थित है। इसके बाद उड़ीसा हाईकोर्ट का उड़ीसा क्षेत्र है, और ये कहाँ पर अवस्थित है? कटक के। आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा कि उड़ीसा हाई कोर्ट निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है, तो आपने बताना जी कटक के अंदर है जी। देखिए जी, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर जरूर है, लेकिन क्या है कि कटक एक अन्य स्थान है जहाँ पर है। इसके बाद जी पटना हाई कोर्ट की पटना हाई कोर्ट बिहार में क्षेत्राधिकार है, और यहाँ कहाँ पर अवस्थित है? पटना के अंदर। इसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा दोनों का क्षेत्राधिकार है, और साथ में चंडीगढ़ का भी इसके साथ में आता है, और ये चंडीगढ़ में अवस्थित है, यानी ना तो पंजाब में और ना ही हरियाणा में, ये बीच का उनका दो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर है। एक बात का ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे जाए निम्नलिखित में से ऐसे कितने हाई कोर्ट है जो अपने केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आपने एक ही करना है, दिल्ली अकेला करना है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है उसका खुद का अपना हाई कोर्ट नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, चंडीगढ़ हाई कोर्ट खुद का अपना क्षेत्राधिकार में नहीं आता। ये पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का मिलाकर आता है। दिल्ली एकमात्र ऐसी है केंद्र शासित राज्य है जिसका खुद का अपना हाई कोर्ट है जी। कई किताबें लिख देती हैं साथ में चंडीगढ़ का, लेकिन चंडीगढ़ अलग से है, बना हुआ जरूर चंडीगढ़ के अंदर है, लेकिन उसका अधिकार अकेले चंडीगढ़ का नहीं है, उसके साथ में पंजाब और हरियाणा का भी है। इस बात का ध्यान करा। राजस्थान का अपने को पता है कि राजस्थान हाईकोर्ट का जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर में है, और अन्य कहाँ पर है? जयपुर में इसकी खंडपीठ है। इसके बाद सिक्किम का क्षेत्र है और गंगटोक है जी। इसके बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का छत्तीसगढ़ क्षेत्र और बिलासपुर है। इसके बाद में जी यहाँ देखिए जी बिलासपुर आ गया जी, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी तो रायपुर है, लेकिन फिर भी इन्होंने बिलासपुर दिया जी। उत्तराखंड क्षेत्र आता है और इसकी राजधानी नैनीताल है, जबकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, देहरादून में ना होकर नैनीताल में है जी। झारखंड हाईकोर्ट का क्षेत्र झारखंड है, और रांची इसकी क्षेत्र रांची में बना हुआ है। इसके बाद त्रिपुरा है, त्रिपुरा का क्षेत्र है, और अगरतला में ये हाईकोर्ट अवस्थित है। इसके बाद अगर हम बात करें मेघालय क्षेत्र अधिकार आता है, और इसकी कहाँ पर है जी? शिलोंग के अंदर है। इसके बाद मणिपुर है, मणिपुर हाईकोर्ट का मणिपुर क्षेत्र है, और इसकी ये कहाँ पर अवस्थित है? ये इम्फाल के अंदर अवस्थित है। तो ये मित्रों अलग अलग है, इसे आप वीडियो को दोबारा पॉज करके इन चीज़ को नोट कर लें और साथ में देख लें, ये आपके बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे जी। तो ये थे पूरे भारत के उच्च न्यायालय, 25 है जी उच्च न्यायालय। एक इसके तेलंगाना का रह गया जी, तेलंगाना की जो राजधानी है तेलंगाना का अलग बन गया जी 25वां हाईकोर्ट जी। इस बात का ध्यान रखना, तेलंगाना 2014 में अलग हो गया था। अब हम बात करेंगे हमारा जो राजस्थान का हाईकोर्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये राजस्थान हाईकोर्ट का है। अगर हम बात करें राज्य में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय होता है, बिल्कुल जी, राज्य में सबसे बड़ा न्याय करने वाला सबसे बड़ा कौन सा होता है? उच्च न्यायालय होता है। राजस्थान उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो जोधपुर में, और इसकी जो खंडपीठ है यानी इसकी जो पीठ है वो जयपुर में स्थित है, और इसका मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह पर राष्ट्रपति करता है जी। ठीक है जी। तो अगर आपसे पूछे कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाह राज्यपाल की अवश्य लेता है जी। और अगर हम बात करें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, माफ़ कीजिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो कितनी अवधि तक अपने पद पर रह सकते हैं, यानी रिटायरमेंट की एज क्या है जी? 62 वर्ष है जी। और उच्च न्यायालय की अब आपसे प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? आपने कमेंट बॉक्स में इसका बताना है। और कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया था, एकदम सही आंसर दिया था कि भारत में न्यायपालिका की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हुई थी। एक दो को छोड़कर बाकी सभी ने आंसर सही दिया था, लगभग उन्होंने भी सही दिया था। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, इसीलिए आप साधुवाद के पात्र हो। और अगर हम बात करें आगे, हम बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करें, या उच्च न्यायालय के अंदर अगर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करें। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है जी। उसके बाद में वह भारत के किसी भी राज्य में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो, अथवा उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष से अधिक समय तक वकालत की हो, यानी वकील रहा हुआ हो। ये यहाँ पर इसकी शर्त है जी, बनने की योग्यताएं हैं जी।
तो ये योग्यता जो पूरी करेगा वही उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा। इसके बाद है जी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या होता है जी। इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या था, ऐसे मामले जो सीधे उच्च न्यायालय में प्रारंभ किए जा सकते हैं, जैसे मौलिक अधिकारों के संबंधी याचनाएं व मामले, वो उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। एक मैं आपको बता देता हूं कि मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकारों के संदर्भ में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में से ज़्यादा शक्तिशाली हाई कोर्ट रहता है। आपने अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाई कोर्ट कितनी रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट कितनी रिट जारी करता है। दोनों का आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और इसका मैं उत्तर अगली वीडियो में जरूर दूंगा जी। इसके बाद में अगर हम बात करें अपील या क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय में राज्य के अधीनस्थ जिला व सत्र न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। बिल्कुल, जो सत्र न्यायालय होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं, अगर वो किसी तरीके का कोई भी फैसला देते हैं उनके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरह इसका ढांचा है जी। इसके बाद अगर हम बात करें कि पर्यवेक्षणीय क्षेत्राधिकार क्या है जी। उच्च न्यायालय को राज्य के समस्त न्यायालयों द्वारा निरीक्षण करने व सूचना प्राप्त करने और उसके कार्यप्रणाली व कार्रवाइयों के संचालन संबंधी सामान्य नियम बनाने का अधिकार है। देखिए जी, वो उच्च न्यायालय को समस्त न्यायालयों का निरीक्षण यानी वो निरीक्षण कर सकता है, सूचना प्राप्त कर सकता है, उनकी कार्यप्रणाली की कार्रवाइयों का संचालन कर सकता है, उनसे पूछ सकता है कि आप किस कानून के तहत कार्य कर रहे हो। ये सारी की सारी उसके पर्यवेक्षणीय क्षेत्राधिकार में आती है और वो अधीनस्थ न्यायालयों के प्रकरणों की कानूनी व्याख्या करने के लिए भी अपने पास मंगवाने का भी अधिकार रखता है। यानी ऐसे मामले जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तो उसके संदर्भ में भी वो अपने तक इस तरीके से बुला सकता है जी। तो आगे हम बात करें, ये था हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में मुख्य बातें। अब जो हाई कोर्ट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं जी कि विभिन्न परीक्षाओं में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, उनके बारे में चर्चा करना आवश्यक है। देखिए जी, ये प्रश्न है जिससे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो आप इन प्रश्नों को ढंग से देखना, हो सके तो आप नोट भी कर लेना कि आपको किस तरीके से लगते हैं, इस तरीके से देखना आवश्यक है। तो अगर हम बात करें, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। अब इसमें यह पूछा गया कि त्याग पत्र किसे देता है जी, राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करेगा, राष्ट्रपति को, क्योंकि उसको रखने वाला व्यक्ति भी राष्ट्रपति है जी। इसके बाद अगर हम बात करें, भारत को कितने उच्च न्यायालयों को अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है। अब ऐसे 3 हैं जिनके मतलब अपने क्षेत्र से बाहर अन्य राज्यों को भी शामिल करता है। वो है जो इसी के क्षेत्र है, यानी इसमें संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है, यानी केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं। ये IAS प्री 2008 में परीक्षा आया हुआ है। अब ये 3 कौन कौन से हैं उसके बारे में अभी देखते हैं अपने। इसके बाद अगर हम बात करें, भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुंज है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है जी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा चला गया था, जो कि अंडमान जो द्वीप समूह है वहाँ पर जो है जी चलित न्यायालय है, एक पीठ खोली गई है। ये किसका मानस पुंज है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। अब आपसे प्रश्न है एक यही कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र कितनी है जी। तो ये आपने बताना है कितनी है। अभी वीडियो को पॉज करें और हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक हम इसके उत्तर दे देते हैं कि वो 3 कौन कौन से हैं जो अन्य राज्यों में भी है। तो हमने पहला आंकड़ा देखा था जिसके अंदर अगर हम बात करें, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं था जी, ये रहा जी, एक गुवाहाटी है जी। गुवाहाटी के अंदर क्या है जी, गुवाहाटी के अंदर अगर हम बात करें, असम है, नागालैंड है और मिजोरम, ये है एक तो। और दूसरा देखो कौन है जी, पंजाब, हरियाणा। और इसके बाद अगर हम बात करें, जो महाराष्ट्र के अंदर दादर नागर हवेली, उसको भी शामिल किया गया है। तो ऐसे 3 हैं जिन्हें इसके अंदर शामिल किया गया है। तो अब इसकी जो मैंने अंतिम पूछी थी, आयु पूछी थी, वो आपने अभी तक कमेंट कर दी होगी। तो वो है हमारे 65 वर्ष नहीं है, 62 वर्ष है। 65 वर्ष तो सुप्रीम कोर्ट की है जी। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना जी।
इसके बाद अगले आपके प्रश्न आ जाएंगे जी। सबसे अगर हम बात करें, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय की ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है, यानी बंद के संबंध में किसने असंवैधानिक बताया था, क्योंकि अगर कोई भी बंद कर दिया जाता है तो वो केरल हाई कोर्ट ने किया था। ये एसएससी 2011 में आया हुआ है। इसके बाद में भारत में उच्च न्यायालयों के लिए प्रधान न्यायाधीशों के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ये लीला सेठ थी, हिमाचल हाई कोर्ट के अंदर पहली बनी थी। ये दिल्ली पुलिस एसआई 2009 में पूछा गया है। अब पूछे कि महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? लीला सेठ जी। इसके बाद अगला प्रश्न है जी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार का क्या कार्य है जी? वो किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रूप में कार्य करिए, यानी वकील के रूप में कार्य किया होना आवश्यक है किसी भी न्यायालय में, तो वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है जी। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है संसद के कानून द्वारा बनाकर, यानी अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर इसके एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, जैसे अभी तेलंगाना में किया जी। ये आरआरबी, एएसएम और जीजी 2005 में आया हुआ परीक्षा में प्रश्न है जी। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला प्रश्न है जी, किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई व मुंबई के उच्च न्यायालयों को स्थापित किए गए थे? ये भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत ये 3 बने थे, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, ये वाले बने थे जी। ये 3 न्यायालय इकट्ठे बने थे। ये 1861 का अधिनियम आया था, उसके तहत बने थे, और ये 2005 की परीक्षा में पूछा गया है आरआरबी के अंदर। अगर आपने भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली अगर वीडियो देखी है तो उसमें ये लिखा हुआ है, उसे स्पष्ट रूप से बता रखा है। अगर आपने ढंग से देखी हो तो आपको पता चल जाएगा कि 3 हाई कोर्ट भारत के अंदर इकट्ठे खोले गए थे, वो कौन थे? 1861 के अधिनियम के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला हमारा प्रश्न रहेगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है? बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये कोलकाता उच्च न्यायालय में, और ये एक चलित न्यायालय है जी, जिसे अभी अभी हमने पढ़ा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। किसके मानस पुंज था? वो यही था जी, आरआरबी में आया हुआ है जी 2005 में, ये कोलकाता उच्च न्यायालय। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका जगह बताने की एरिया जबलपुर। देखिए जी, मैंने बताया था कि प्रश्न इस तरीके से पूछे जाएंगे और बिल्कुल उस तरीके से पूछे जा रहे हैं, जिसमें से आरआरबी सुपरवाइजर पीवे का 2004 में आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है जी? कि बिलासपुर है, और वहाँ पे ऑप्शन में रायपुर भी लिखा होगा। कई स्टूडेंट रायपुर पे टिक करके आएंगे, नहीं रायपुर में नहीं है, बिलासपुर में है, इस बात का ध्यान रखना जी। और ये एसएससी 2009 में आया हुआ है जी, सीजीएल की परीक्षा में आया हुआ है जी ये वाला प्रश्न, तो इसको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान से देखना। इसके बाद में अगला आपका प्रश्न रहेगा, किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति को जी। उसको ट्रांसफर करने का अधिकार केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति को, और ये एसएससी 2002 और 2004 में आया हुआ प्रश्न है जी। इसके बाद अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में भत्ते कौन सी निधि द्वारा भारित होते हैं? संबंधित राज्य की संचित निधि द्वारा। देखिए जी, ये आईएएस प्री 2000 में और 2002 में आया गया। उच्च न्यायालय का जो वेतन में भत्ते दिए जाते हैं न्यायाधीशों को, वो उस राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्हें जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो भारत की संचित निधि से मिलते हैं। तो ये आईएएस प्री 2000 में आया हुआ प्रश्न है जी। इसके बाद में जी, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? एर्नाकुलम में है जी। ये आरआरबी 2002 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये आपका महत्वपूर्ण थे, जिसके बारे में अपने चर्चा की। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और संविधान से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें, और आप साथ साथ में टेस्ट की भी तैयारी करते रहें। बहुत कम समय बचा है परीक्षा में, तो अपनी परीक्षा पर भी ध्यान दीजिए। और ये जो आप मैटर आपको अच्छा लगता है, जो इम्पोर्टेंट है, उसको नोट कर लें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।